जय हिंद। राम जानकी संस्थान, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ये संयुक्त तत्वावधान है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह 9 नवंबर से 15 नवंबर की आज शुरुआत हो रही है। आज इनॉग्रल वेबिनार हो रहा है। हम लोग विज्ञान और शांति की बात करेंगे और साथ ही विज्ञान और शांति के बीच अध्यात्म जो सेतु का काम करता है उसकी भी बात करेंगे। और यहां पर जानकारी देना चाहेंगे कि विज्ञान और शांति का उल्लेख अक्सर एक ही वाक्य में नहीं किया जाता, फिर भी विज्ञान शांति के लिए परिस्थितियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और बदले में समाज को फलने फूलने में मदद कर सकता है। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह हर साल 9 से 15 नवंबर तक मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा दुनिया को सभी के लिए अधिक शांतिपूर्ण और समान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की, इतिहास की, तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं शांति सप्ताह की शुरुआत 1986 में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के एक हिस्से के रूप में शुरू हुई थी और शुरू में इसे एक गैर सरकारी पहल के रूप में आयोजित किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के सचिवालय को उस सप्ताह के दौरान होने वाली तैयारी, गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचित किया गया था। आयोजकों का उद्देश्य इस आयोजन में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना था और पहली बार आयोजित होने के 2 साल बाद दिसंबर 1988 में इसे वार्षिक उत्सव के रूप में मान्यता दी गई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए संकल्प में इसे शामिल किया गया। और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस का एक हफ्ते का ये आयोजन भारत में किया जा रहा है। आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया का ये 473वां अंक है, 473। और इस दरमियान आप जानते हैं कि हम लोगों के जो विशेष अतिथि होते हैं वो यहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग यहाँ हम लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। इस वक्त जो है हम बुलाना चाहते हैं हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, डॉक्टर दिनेश अल्बर्टसन सर, जो कि साइंटिस्ट हैं, फील्ड बायोलॉजिस्ट, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क, बसंत विहार, दिल्ली। नमस्ते डॉक्टर सर। दिनेश, नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद सबको। नमस्ते। ये बहुत अच्छा मौका है और अच्छा दिवस में हम 3 चीजों को हम जोड़ रहे, जो साइंस, डेवलपमेंट और पीस है ना। इसको हम हिंदी में जो बोलते हैं विज्ञान, विकास और शांति। तो विज्ञान कुछ नहीं है, हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे जंगल से शहर में बसने लगा, उसी टाइम से हम एक हमारा बुद्धि वृत्ति हुआ था। सब लोग एक एक तरीका से हम सबके पास ज्ञान होती है और वो ज्ञान हम रोज सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? कहीं ना कुछ गलती कर देंगे, उस गलती को दोबारा नहीं करते हम, है ना। यही ज्ञान होता है। तो विज्ञान मतलब ज्ञान को अच्छा तरीका से हम समझते और उसको हम प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करते, है ना। तो ज्ञान और उसका अनुप्रयोग तो अच्छा तरीका से हम करना है। तो डेवलपमेंट हम विकास ले लेंगे। विकास में हम अभी का हम जो देखते हैं उसमें एक जो आता है आर्थिक विकास, है ना। इकोनॉमी सबको आजकल बिना मनी कुछ है ही नहीं, है ना। पैसा सब चीज में, हर चीज में हमको जो आर्थिक विकास होना चाहिए। हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ काम करते या बिजनेस करते, कुछ करते, हमको जो कमाते पैसा उसको हम डेवलपमेंट को वो कुछ टैक्स वगैरह से भी हम कंट्रीब्यूट करते, है ना। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। हम खुद को ही डेवलप करना है। हम अभी भी आदिवासी जैसे नहीं रहते हैं ना, हम लोग थोड़ा प्रोग्रेसिव मोड में आ गया। मानव विकास बोलते हैं इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट। और तीसरा चीज हम जो बहुत ही ध्यान से हम सोचना है वो है हमारा रिसोर्सेस, मतलब संसाधनों को कैसे हम उपयोग करेंगे, है ना। दुरुपयोग नहीं करना है। तो ये 3 चीज हम हमारा डेवलपमेंट को आगे बढ़ता है। और अंतिम तीसरा आता है शांति। तो शांति कब होता है?
शांति कब होता है, कहीं हिंसा नहीं होना चाहिए, है ना। हिंसा होगा तो उधर में शांति कभी नहीं होता है। और उसके बाद में सामाजिक न्याय भी होना चाहिए, है ना, सोशल जस्टिस बोलते हैं। और सिक्योरिटी, है ना, सुरक्षा, हमारा सुरक्षा होना चाहिए, सब लोग सुरक्षित रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डेवलपमेंट में आता है, विकास में आता है। और सबको कल्याण होना चाहिए, है ना, हम सब लोग अच्छा रहना चाहिए। तो ये तीन चीजों हम कहाँ बिना हिंसा, ये तीन चीज कहाँ रहता है उधर में हम शांति से रह पाएगा। तो अभी बात आती है विकास कैसे होना चाहिए। विकास के पीछे में वैज्ञानिक तरीकों का समझकर उसी हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहिए। जैसा शांति और विकास एक दूसरों को निर्भर करती है। तो फिर एक चीज आते है, ये जो विज्ञान कैसे प्रोग्रेस करती है, मतलब प्रगति कैसे कर सकता है। तो विज्ञान प्रकृति करने के लिए जब स्थिर शासन होना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट और गवर्नेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो एक स्टेबल गवर्नेंस होना चाहिए, और सबका विकास, है ना, सब लोग, एक लोग भी, हम ये नहीं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया इस तरीका से नहीं, या इंडिया दूसरा देश अमेरिका इस तरीका से नहीं, सब एक ही है, हम सब इंसान एक ही है ना। बाकी आप दुनिया में देखेंगे तो अलग अलग पक्षियों है, अलग अलग जानवर है, अलग अलग पेड़ पौधा है, बट इंसान सब एक ही स्पीशीज बोलते हैं हम, है ना। वैज्ञानिक तरीका से हम एक ही होता है, हम सबको जो विकास मिलना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा साइंस के रोल्स, मतलब विज्ञान की भूमिका, है ना, विज्ञान के भूमिका में थोड़ा सा मैं कुछ बोल देता हूँ। उसको हम ज्ञान प्रदान करना है, पहले ज्ञान को प्रदान करना है, फिर समस्याओं को समझाना है, क्या हमका दिक्कत हो रही है, कहाँ परेशान हो रही है, उसका हम रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, समाधान ढूंढना पड़ेगा, उसको समाधान ढूंढकर, और वैज्ञानिक खोज, एक साइंटिफिक डिस्कवरीज या साइंटिफिक इनोवेशंस हम करना है। वो साइंस का मतलब सिर्फ वो साइंस नहीं है, साइंस के बीच में मेडिसिन आ जाता है, मेडिसिन के अंदर भी साइंस होती है, टेक्नोलॉजी के बीच में भी साइंस होती है, हर एक ब्रांच में, है ना, वो जो आर्ट्स साइंस कॉमर्स हर चीज में एक ज्ञान होती है। वो नॉलेज को बढ़ते बढ़ते हम दुनिया को आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम हमारा सुरक्षा भी उसी में आ जाता है, फिर सुरक्षा आएंगे तो हम शांति में भी रह सकता है। और इसमें आप हम देखेंगे बहुत सारे चीज सॉल्यूशंस आती है, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन आजकल बहुत चल रहा है, पोल्यूशन को हम प्रदूषण को कैसे कम कर सकता है, उसमें भी बहुत सारे रिसर्च होते जा रहा है। और इसमें हमका कुछ नेगेटिव चीज भी होती है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। लोगों का कभी कभी जो हमारा कोरोना शुरू होने के टाइम सब लोग हम डर गया, वैक्सीन, वैक्सीन क्या होगा, कुछ लोग ऐसा फेल देते हैं, वैक्सीन में लोग मरता है ना। इस सब चीज को एक डर पैदा होता है और शांति नहीं होता है हमारा बीच में, बट धीरे धीरे दिन बढ़ते बढ़ते सब लोग समझते, है ना, और बहुत सारे रिसर्च और डाटा आते आते हमको लगेगा अच्छा ये वैक्सीन अच्छा अच्छा है, वैक्सीन हमको बचाता है। तो इस तरीका से धीरे धीरे जो साइंस जो विज्ञान होती है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। एक दिन में विकास कभी नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे होता है। उसके कुछ हिस्टोरिकली हमारा हेल्थ एंड डिसीज, है ना, जो स्वास्थ्य और रोग रोग के लिए हम क्या क्या, दुनिया ने क्या क्या किया, ऐसा कुछ पॉइंट्स मैंने रखना चाहता हूँ। उसमें आप हम देखेंगे तो कैसे हम इतना आगे बढ़ा। तो टेक्नोलॉजिकल इरा में 1796 और 1798 के बीच में एक महामारी हुआ था, स्मॉल पॉक्स, है ना। ये एक वायरस वायरस का बीमारी था। तो इसको कैसे एड्रेस किया, एडवर्ड जेनर करके एक अंग्रेजी डॉक्टर, ये क्या
क्या किया, उसको कुछ एक पहले बार एक वैक्सीन बनाया स्मॉल पॉक्स को। तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, कुछ ऐसा बॉयल टाइप में आ जाता है शरीर में, फिर हाई फीवर आ जाता है, लोग हाई फीवर में ब्रेन वगैरह डैमेज होकर वो मर जाता था। तो इस प्रकार होने का टाइम पे वो ऐसा ही एक काउ पॉक्स होता था जो जानवर में आता था, उसका वायरस का कुछ मटेरियल निकालकर काउ पॉक्स वायरस से वो बनाया था। तो ये जो कैसे इसी के कारण से हमारा बहुत दुनिया में स्थिर आया है ना, डेथ रेट मतलब मौत कम होना लगा और लोग आगे बढ़ा। और आप देखेंगे तो इसका दवाई जो 1800 के आसपास वैक्सीनेशन आ गया था, फिर भी 1977 तक स्मॉल पॉक्स में लोग मरा था। लास्ट आदमी जो मरा था 1977 पे, उसके बाद स्मॉल पॉक्स अभी हम कहीं नहीं सुन पा रहा है। तो ये होता है धीरे धीरे विकास होकर हम सुरक्षा हो गया। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट, एक चार्ल्स डार्विन करके था, वो 1859 में एक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके एक उनका एक थियरी दिया था। उस थियरी के कॉन्सेप्ट से कैसे एक एक दुनिया का वो जो पौधा होगा, जानवर होगा, पक्षी होगा, ये कैसे डाइवर्सिफाई हुआ, कैसे अलग अलग रूप लेकर इवॉल्व किया। तो जो एक एवोल्यूशन थ्योरी था, उसके थ्रू हम बहुत सारे ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के लिए कोशिश हुआ। जो जो साइंस, टेक्नोलॉजी, बीमारी के ऊपर में जानकर ये सब बहुत अच्छा तरीके से हम दुनिया में आगे बढ़ा। और एक इम्पोर्टेंट थियरी है, मैं आपको लुईस पाश्चर, हम सब साइंस में पढ़ता था लुईस पाश्चर और उनका जर्म थियरी। वो जो डिस्कवर किया था जैसा माइक्रोब्स है ना, छोटा छोटा जर्म्स ने कैसे बीमारी बनता है, ये 1867 में 1867 में उन्होंने पहले बार प्रूव किया। जो बीमार वगैरह आता है वो हवा से नहीं आता है, बट उसका कुछ एक माइक्रोब्स होती है हवा में, और उसी के कारण से हमको बीमार आती है। और उसको कैसे बचाना है, जो हाइजीनिक सिस्टम, स्टेरिलाइजेशन, ये सब चीज आगे दुनिया से आगे बढ़ा। तो इसके इसके कारण से हम आजकल जो पैकेज्ड फूड वगैरह हम खाते हैं, इसमें सब जो पास्चराइजेशन होती है, जो दूध पैकेट लेती है उसमें पास्चराइजेशन करती है, तो इसमें एक हमारा हेल्थ इंप्रूव हो जाता था। तो वैसे वैसे हम देखते 1879 में एक और इम्पोर्टेंट चीज आया था, वो एनेस्थीसिया, जो मॉडर्न एनेस्थीसिया। जैसे साइंस बढ़ते बढ़ते जोसेफ लिस्टर करके एक ये भी अंग्रेज सर्जन है, ये ने फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया भी बोलते हैं इनको। ये एनेस्थीसिया इन्वेंट किया कैसे ऑपरेशन सर्जरीज वगैरह में और आगे बढ़ाने के लिए। फिर ये पहले बार स्टेरिलाइजेशन के लिए है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए फिनॉइल वगैरह इस्तेमाल करने का वो शुरुआत किया था। तो आजकल हमारे पास डेटॉल वगैरह होती है, ये सब उसी से एक इन्वेंशन हुआ था फिनॉइल से, और धीरे धीरे हम स्टेरिलाइजेशन केमिकल्स बहुत सारे हम दुनिया में आ गया। आजकल हम हमारा जो रिसेंटली कोविड वगैरह महामारी आने के टाइम हम सब लोग जो यूज किया सैनिटाइजर वगैरह, जो माइक्रोब्स को नाश करने के लिए। तो इसी वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ा साइंस। और फिर आगे एक और चीज है जो पेनिसिलिन का इन्वेंशन, ये हुआ था 1928 के पास, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको ये पेनिसिलिन करके वो एक कंपोनेंट मिल गया था। एंड इसके कारण से हम एंटीबायोटिक सेक्टर है ना, आजकल बहुत सारे बीमार के लिए एंटीबायोटिक्स लेते, ये सब उधर से शुरुआत हुआ। मतलब माइक्रोब्स को मारने के लिए एक एंटीबायोटिक्स, हर हर माइक्रोब्स के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक सिस्टम ये इवॉल्व हुआ था। फिर जैसे हम देखते, ये हमारा एज, उम्र को भी बढ़ना शुरू कर दिया एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लेने के बाद। फिर एक आया था
ये एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन होने के टाइम वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम था। तो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह खत्म होने के बाद फिर और दुनिया आगे बढ़ गया। तो आप देखेंगे तो 1948 से एक यूनिवर्सल हेल्थ कॉन्सेप्ट आया था। सबका हेल्थ वगैरह अच्छा होना है, सबके लिए वैक्सीनेशन देना है। फिर जैसा मैटरनिटी मैटरनिटी के लिए कैसे चाइल्ड बर्थ होना चाहिए, कैसे चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम बच्चों को क्या इंजेक्शन देना है ना, ये सब चीज वो धीरे धीरे हम पिछले 70-80 साल में हमको ये आगे बढ़ा। इस तरीका से आप अब और देखेंगे तो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी बोल सकते हैं एक डीएनए डिस्कवरी है ना। हमारा जीन्स के अंदर में जो न्यूक्लिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर दिया गया था 1953 में, है ना। इसको डिस्कवर किया हमारा पूरा, हम जैसे बीमार होती है क्या होती है इसका एक साइंटिफिक कारण, इसी से लोग शुरुआत करना शुरू कर दिया। एक एक रिवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड जेनेटिक्स एंड ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को भी ये एक बेस हो गया था। हर चीज उधर से हम आगे बढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा से हम आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक एक देश ने अलग अलग तरीका से इसी इसी प्रकार से रिसर्च किया। कुछ कंट्री आगे में है, कुछ कंट्री पीछे में है। तो ये सब चीज भी एक डिस्पैरिटी में था, कुछ कंट्री आगे बढ़ गया। फिर आया था 1960 से 70s में सबके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वगैरह शुरू कर दिया। ये बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स आया था, फ्री में वैक्सीनेशन दिया दिया गया था, है ना। और आप देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स जैसा मीजल्स, टेटनस, है ना, पोलियो, स्पेशली पोलियो को बहुत महत्व दिया गया था 70s में। फिर उसके बाद हम आजकल पोलियो का केसेस तो बहुत कम सुनते हैं, है ना। पहले होता था बहुत सारे पोलियो केसेस। तो ऐसे ये देखिए ये सब चीज सिर्फ ज्ञान, मतलब हर चीज में होता है, टेक्नोलॉजी में होती है, साइंस में होती है, इंजीनियरिंग में होती है ना। ये सब सब इंडस्ट्री मिलकर ही आपको एक प्रोडक्ट दे सकता है। फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते हमको 1980s में एक बड़ा वायरस बीमारी आया था, HIV बोलते हैं, है ना। HIV नाम सुनकर ही सब डर जाता था, उसी टाइम बहुत लोग मर भी जाता था। फिर उसको भी पीछे में रिसर्च करके ये इसका कारण क्या है, ये कैसे आता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना, कैसे लोगों को एक समाज में इक्वलिटी देना, इस तरीका से धीरे धीरे आगे दुनिया बढ़ा था। और इसका लास्ट में फिर हम 21st सेंचुरी में आ गया था। अभी जो इस सेंचुरी पे आते आते ज्यादा जैसा जो डीएनए डिस्कवर किया उसके बाद डीएनए के अंदर भी जाना शुरू कर दिया, मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोमिक्स, इस तरीका से अंदर बहुत इतना डीप चले गया। फिर ह्यूमन बीइंग्स का, हम इंसान का पूरा जीन्स को कोड कर दिया, है ना। क्या जीन कहाँ काम करता है, किसी का आंख में प्रॉब्लम होता है उसका क्या जीन होता है, किसी का बाल गिर जा रहा है उसका क्या जीन होता है, किसका कुछ बीमार आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, अच्छा इसका कुछ हेरिडिटरी डिसीज कुछ कुछ चीज होती है। तो इस तरीका से हम स्पेसिफिक टारगेटिंग एंड उसके लिए हम जो मेडिसिन वगैरह आता है वो जो बहुत ही इतना शानदार है। एक एक आदमी के लिए अलग अलग प्रकार से ट्रीटमेंट भी होता है। डायबिटीज में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज, है ना। आई प्रॉब्लम्स में अलग अलग आई प्रॉब्लम्स। तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, अलग अलग तरीका से ट्रीटमेंट। तो इस तरह का सा जो कैसे विज्ञान साइंस ने हमको आगे बढ़ा था, ये बहुत ही आश्चर्य तरीका सा है। तो अभी हम जो हेल्थ वगैरह को देखा अभी, बट मॉडर्न टाइम्स में हमको एनवायरमेंट, है ना, एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज, इस टाइप का चीज हमको ज्यादा सुनना पड़ रहा है। और इसमें कैसे कैसे कहाँ से शुरुआत हुआ, हम देखेंगे तो 1961 पे एक साइलेंट स्प्रिंग करके एक मूवमेंट शुरू हुआ था। तो एक साइंटिस्ट रेचल करके, ये एक्चुअली मरीन बायोलॉजिस्ट है। वो मरीन बायोलॉजिस्ट ने कुछ मरीन स्पीशीज में रिसर्च करने के टाइम उनको पता चला, जैसा हम इंसान एग्रीकल्चर फील्ड में जो पेस्टिसाइड केमिकल यूज करते हैं कीड़ों कीड़ों को मारने के लिए,
वो कैसे पानी में जाकर एनिमल्स के बीच में कुछ बीमारियों पैदा कर रहा है। और इसी से शुरुआत हुआ, जैसा केमिकल कंट्रोल वगैरह, क्या क्या केमिकल बैन करना है, क्या क्या केमिकल यूज नहीं करना है, ये सब चीज धीरे धीरे उधर से ज्ञान आया। क्योंकि ये फिर बाद में पता चला ऐसा केमिकल हमारा हमारा अंदर भी जाकर बहुत बीमार करता है। तो इस तरह का सा जो शुरुआत हुआ एनवायरमेंटल अवेयरनेस 1960 से, उसके बाद हम देखेंगे तो अर्थ जैसे ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम्स वगैरह बनना शुरू कर दिया। फिर 70s में आते ही यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, एक ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट करके एक यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था। मतलब हमारा इंसान बचाना होगा तो हमारा प्रकृति, हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट कितना शानदार होना चाहिए, उसको हम कुछ खतरनाक तरीका से हम मिसयूज, दुरुपयोग करेंगे, वो हमको हमको ही लास्ट में दिक्कत पैदा करते हैं। ऐसा ये सब सोच उसी 1970 से शुरू हुआ था। फिर हम देखते देखते 1980s पे आते ही हम जो ओजोन डिप्लीशन है ना, अल्ट्रावायलेट रेस आकर स्किन कैंसर क्रिएट करता है, ये सब चीज 1980s में हमको पता चला। फिर क्योटो प्रोटोकॉल करके उसमें ये जो पहले जो रेफ्रिजरेटर वगैरह में कुछ कार्बन फ्लोरोकेमिकल्स यूज होती है, उसको कैसे कंट्रोल करना, उसको कैसे बैन करना, धीरे धीरे उसको बैन किया। अब फिर अभी देखेंगे तो ओजोन का जो होल्स वगैरह था, यूवी रेडिएशंस बहुत दुनिया में पेनिट्रेट करते थे, वो सब अभी नॉर्मलाइज हो गया। तो इस तरीका से हम दुनिया को आगे बढ़ते, फिर हम देखते, फिर 90s में हम आते आते हमको ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है ना, कहीं अचानक बारिश हो जाता है, कहीं बिल्कुल सूख जाता है, कहीं हवा तूफान चल जाता है। इस तरीका सा क्लाइमेट साइंस एंड डेवलपमेंट 1990s में शुरुआत हुआ था। और इसको कैसे हम उसको कैसे हम ठीक भी करना है, और दूसरा है इंसान ऐसा सिचुएशन में, डिजास्टर सिचुएशन में कैसे बचाना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह डेवलप हुआ। आजकल हम देखेंगे तो इतना लोग ज्यादा मरते नहीं, फिर भी मरते, बट पहले जैसा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज में हम भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हम बहुत सारे देखा जो हिमालयास में कितना गिर गया, लोग जाकर तुरंत बचा लेता है, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली लोग घायल हो जाता है, बट फिर भी हम मैक्सिमम हमका सुरक्षित हो रहा है। तो यही होता है हमको शांति देने का चीजों। फिर और आगे बढ़ते हैं 1970s में, 1990s में ही एक जो है क्योटो प्रोटोकॉल, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कार्बन एमिशंस वगैरह के लिए कंट्रोल करने का प्रोटोकॉल्स वगैरह शुरुआत हुआ 1970s में। तो उससे हम देखेंगे धीरे धीरे डीजल वगैरह बैन हो गया, केरोसिन वगैरह बैन हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर गैसेस वगैरह यूज किया, नेचुरल गैसेस है ना, कार्स वगैरह में सीएनजी यूज करना शुरू किया। फिर अभी धीरे धीरे हम सोलर सोलर तक पहुंचने वाला है ना, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, सोलर टेक्नोलॉजी, जो कितना दुनिया को नुकसान कम करते, उतना हमारा शांति और हमारा उम्र भी ज्यादा रहते। तो फिर अगेन नया सेंचुरी में 2000 के बाद हम देखेंगे तो क्या ज्यादा हम देखना लग रहा है। फिर बीच में बहुत सारे हुआ था वाटर क्राइसिस है ना, पानी हर जगह में पानी का दिक्कतें होना शुरू किया। फिर उसमें भी बहुत सारे स्कीम्स वगैरह लेकर आया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है ना, वाटर आने के टाइम कैसे स्टोर करना है। दुनिया भर देखेंगे जैसे सऊदी अरेबिया में मानसून बारिश होने के टाइम में वो लोग क्लाउड सीडिंग करते, उनका पानी पानी को नीचे जल्दी लेकर आकर उसको बचाते, और लोगों को पानी ऐसा मिलना शुरू हुआ। फिर और बहुत सारे पानी पानी का एड्रेसल बहुत सारे चीज हुआ। फिर हम देखते देखते आएंगे तो अभी लास्ट पिछले 10 साल में हमको ये जो ज्यादा दिख रहा है, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस है ना। अभी बोलते ला नीना आ गया। जी सर। तो इस तरीका से हम बहुत सारे तूफान देखते, अचानक बारिश है ना, एक साल का बारिश एक दिन में हो जा रहा है। इस तरीका से बहुत सारे चीज देखते, फिर भी हमको उसको भी
डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह टीम जाकर उसमें कैसे लोगों को बचाना है, लोगों को कैसे उसी टाइम पे खाना पीना, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज जैसा स्टॉर्म्स में इलेक्ट्रिक्यूशन का चीज बहुत होती है, उसमें कैसे मैनेजमेंट करना। तो अनेक चीज इस तरीके से भी हम हमारा पास रिसेंटली आया था। फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज जो हम मोबाइल फोन्स कंप्यूटर अभी हम जोड़ रहे हैं। सर और कंटिन्यू तो करिए। जी 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 जी, ये जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज वगैरह आया, अभी उसी के थ्रू क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट को भी मैनेज करना शुरू कर दिया, है ना। जैसा कहीं कहीं फॉरेस्ट को लोग इलीगल तरीका से काट लिया तो उसको पकड़ने का सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स। सो ये सब चीज तो हमारा दुनिया को आगे बढ़ने के लिए, जैसे 2006 में सुनामी आया था। सुनामी आने के बाद लोगों ने वैज्ञानिक लोग सब कोस्टल एरिया में जाकर देखा है कितना नुकसान क्यों हो रहा है। फिर जो मैंग्रोव स्पीशीज होती है, वो जो नमक पानी में ग्रो कर सकता है ना, उस चीजों को इंसान ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। इसीलिए जो बड़ा बड़ा वेव्स आने के टाइम वो अंदर घुस जाते हैं। फिर उसके बाद उसी के ऊपर बहुत सारे काम हुआ, मैंग्रोव रिस्टोरेशन वर्क, जैसे कोस्टल इकोसिस्टम्स को बचाने का काम भी हुआ। तो ये सब भी सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम्स के थ्रू बहुत अच्छा से किया था। देन लास्ट में हम अभी एक और चीज है जो सस्टेनेबल गोल्स है ना, हर चीज हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको आगे में भी मिलना चाहिए। ये नहीं हमारा 10 साल में हम हर कुछ खत्म कर दिया, आगे वाला जनरेशन और 100 साल के बाद आने वाला जनरेशन को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सस्टेनेबल गोल्स वगैरह देते हैं जो बहुत रेयरली मिलने वाला चीजों को बैन कर देते। कभी कभी आप देखेंगे तो मछली पकड़ने के लिए कुछ सीजन को छोड़ देते, क्योंकि उस सीजन में मछली बढ़ जाता है ना। ये इस तरीका से एक सस्टेनेबल गोल्स वगैरह होकर हमारा क्या बोलते हैं, हमारा इंसान का उम्र बढ़ रहा है, हमारा शांति मिल रहा है। तो इस तरीका से जो डेवलपमेंट्स वगैरह होता है। निश्चित रूप से आपने जी जो कुछ भी बताया वैक्सीनेशन वगैरह, मतलब समस्या आती है तो समाधान मिलता है, और उसके लिए आपने बड़ी तैयारी करके, डॉक्टर दिनेश अल्बर्टसन साहब, आपने पूरी पूरी तैयारी करके, और आपने हिंदी भी बहुत अच्छी बोली, कॉम्प्रहेंसिव था, और हम लोगों तक वो संदेश पहुंच गया है। और बड़ी गंभीरता के साथ थैंक यू। आपने तैयारी जो की है, आपने जो तैयारी की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और हम लोगों का लगातार जो है एक तरह से सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन है, विश्व तक हम लोग पहुंच रहे हैं, और आते भी हैं लोग। फिजिकल कार्यक्रम होता है तो इंडियन डायस्पोरा आते हैं कार्यक्रम में, और हम लोग पुस्तक ला रहे हैं, तो पुस्तक के माध्यम से भी जब वो आते हैं इंडियन डायस्पोरा तो वो पुस्तक भी ले जाते हैं। और हम लोग ट्रेड फेयर जा रहे हैं, तो वहां पर भी पुस्तक हम लोग कुछ विशेष लोगों को प्रदान करेंगे। और इसी तरह से जागरूकता जो है वो बहुत जरूरी है। और शुरुआत हुई थी कि इंटरनेट, तो हम लोग कहते हैं कि देखो जी कोई भी चीज है, देखो इंटरनेट से ये हो रहा है, लेकिन वैज्ञानिक और विज्ञान को भूल जाते हैं। तो आज इस वेबिनार के माध्यम से उन वैज्ञानिकों को भी हम लोग याद करते हैं, और बार बार विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो इससे भी युवाओं में जो जुड़े हुए हैं उनमें भी एक नई जागृति आ रही है। और शांति जरूरी है। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, तो अगर जीवन में शांति नहीं है, विश्व में शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, तो सब चीज बेकार है। तो ये शांति के लिए और जो सुविधाएं देते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को नमन करते हुए, आपने तो बहुत कुछ, वैक्सीनेशन आ गया, कोई भी बीमारी होती है, अभी देखिए कैंसर के बारे में भी हो सकता है आने वाले दिनों में जो मतलब कि कहते हैं कि लाइलाज हो जाता है जब चौथे स्टेज पे हो जाता है, लेकिन ये खोजेगा कौन? ये वैज्ञानिक ही खोजते हैं और रिसर्च करते हैं, अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं। इसलिए ऐसे वैज्ञानिकों को हम लोगों को याद करना चाहिए, देश के हों चाहे विदेश के हों, क्योंकि उनके जो रिसर्च होते हैं वो सबके काम आते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो विज्ञान लेकर आता है, वैज्ञानिक लेकर आते हैं, और शांति हम लोगों को प्रदान करते हैं।